नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी कवयित्री की जिनकी कविता किसी सरहद को नहीं मानती। सुजाता भट्ट, जिनकी कविता दो दुनियाओं, तीन महाद्वीपों और कई भाषाओं के बीच का एक बेहद खूबसूरत सफर है। तो शुरुआत एक सवाल से करते हैं जो सुजाता भट्ट की जिंदगी और उनके काम के बिल्कुल बीच में है। सोचिए, एक कवि अपनी आवाज कैसे ढूंढता है जब उसकी दुनिया तीन महाद्वीपों और दो जुबानों के बीच बंटी हो। यही वो कश्मकश है जो उनकी कविता को इतनी ताकत देती है। सुजाता भट्ट की कविता को सही मायनों में समझने के लिए उन्हें प्रवासी साहित्य यानी डायस्पोरिक लिटरेचर के बड़े दायरे में देखना बहुत जरूरी है। असल में उन्हें प्रवासी कविता की सबसे अहम और प्रतिनिधि महिला आवाज़ों में से एक माना जाता है। यानी वो उन लेखकों में से हैं जो अपनी मातृभूमि से दूर तो रहते हैं, लेकिन अपनी पहचान, अपनी संस्कृति और अपनी जड़ों से जुड़े सवाल अपनी कविताओं में लगातार उठाते हैं। और हाँ, वो इस साहित्यिक सफर में अकेली नहीं है। उनका नाम मीना अलेक्जेंडर और इम्तियाज धारकर जैसे बड़े भारतीय अंग्रेजी प्रवासी कवियों के साथ लिया जाता है। इससे उनके साहित्यिक कद का अंदाजा लगता है। चलिए अब जरा उनकी जिंदगी के सफर पर नजर डालते हैं, क्योंकि वही तो उनकी कला की नींव है। उनकी कविता को समझने के लिए उनकी जीवन यात्रा को जानना बेहद जरूरी है। उनकी कहानी महाद्वीपों को पार करती है। देखिए, 1956 में जन्म हुआ अहमदाबाद, गुजरात में। फिर 1968 में वो अमेरिका चली गईं और फिर 80 के दशक के बाद से वो जर्मनी के ब्रेमन शहर में बस गईं। ये जो एक जगह से दूसरी जगह जाना है यही उनकी कविता का सबसे बड़ा सच और अनुभव है। और सिर्फ अनुभव ही नहीं, उनकी एकेडमिक बुनियाद भी बहुत मजबूत है। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ आयोवा से फाइन आर्ट्स में मास्टर्स किया। वो अंग्रेजी और गुजराती दोनों भाषाओं में कमाल की लेखिका और अनुवादक हैं। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि उनकी पहली ही किताब ब्रूनिज्म को 1988 में मशहूर कॉमनवेल्थ प्राइज मिला था। तो सवाल ये उठता है कि उनकी जिंदगी के इन अनुभवों ने उनकी कविता को कैसे शक्ल दी। क्या है वो खास बातें जो बार बार उनकी कविताओं में लौटकर आती हैं? चलिए देखते हैं। भट्ट की कविता को देखें तो दो बातें साफ नजर आती हैं। एक तरफ है भाषा की कश्मकश, अपनी मातृभाषा, अपनी जुबान को खोने का डर और गुजराती और अंग्रेजी के बीच का तनाव। और दूसरी तरफ है शरीर की बात। उनकी कविताएं बहुत बेबाक हैं, बहुत पर्सनल हैं। वो स्त्री शरीर की इच्छाओं और उसकी अनुभूतियों को बिना किसी झिझक के सामने रखती हैं। लेकिन बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। उनकी कविता का दायरा बहुत बड़ा है। इसमें प्रवासी होने का एहसास है, मतलब बेघर होने का, जड़ों से उखड़ने का दर्द और पुरानी यादें। इसमें भारतीय पहचान की झलक है, हमारी परंपराएं, रीति रिवाज, प्रकृति। और साथ ही स्त्री से जुड़े मुद्दे भी हैं, लैंगिक असमानता पर सवाल उठाना और उन आवाज़ों को जुबान देना जिन्हें हमेशा चुप करा दिया जाता है। अब बात करते हैं उनकी एक ऐसी कविता की जो शायद उनके इस भाषा वाले संघर्ष को सबसे बेहतरीन तरीके से बयां करती है। जरा सोचिए कैसा महसूस होता होगा जब कोई लेखक दो भाषाओं के बीच एक तरह से सैंडविच हो जाए। उनकी कविता सर्च फॉर माय टंग ठीक इसी एहसास की पड़ताल करती है। इस कविता में वो भाषा के खो जाने के डर को बहुत ही बहुत ही तीखी और तकलीफदेह छवियों में पेश करती हैं। वो लिखती हैं, तुम्हें इसे थूकना होगा। मैंने सोचा कि मैंने इसे थूक दिया है, लेकिन रात भर सपने में मातृभाषा तुम्हारे मुंह में सड़ जाएगी और मर जाएगी। ये पंक्तियां सच में झकझोर देती हैं। लेकिन और यही इस कविता की खूबसूरती है कि ये नाउम्मीदी पर खत्म नहीं होती। कविता आगे बढ़ती है और एक उम्मीद जगाती है। वो कहती हैं, लेकिन रात भर सपने में ये मेरे मुंह से खिल उठती है। यहां मातृभाषा मरती नहीं, बल्कि एक फूल की तरह दोबारा खिल उठती है। चलिए अब उनकी कुछ और खास किताबों पर भी एक नजर डालते हैं जिनसे उनके पूरे साहित्यिक सफर का पता चलता है। उनकी पहली ही किताब जिसे अवार्ड मिला, उसका नाम है ब्रूनिज्म। ये शब्द फ्रेंच और रशियन से मिलकर बना है और इसका मतलब होता है प्रेरी की गहरी काली मिट्टी। देखिए, नाम में ही जड़ों की, जमीन से जुड़ाव की बात छुपी है। फिर उनकी एक और किताब आई, ऑगाटोरा। ये एक जर्मन शब्द है जिसका मतलब है खिड़की। ये नाम भी कितना सटीक है ना, जैसे वो एक खिड़की से अलग अलग संस्कृतियों और महाद्वीपों को देख रही हों और हमें भी दिखा रही हों। उनके दूसरे जरूरी कलेक्शंस में मंकी शैडोज हैं, जिसमें भारत की यादें हैं। फिर है द स्टिंकिंग रोज। सोचिए, लहसुन जैसी मामूली चीज पर कितनी गहरी कविताएं।
पॉइंट नो पॉइंट में वो खुद की खोज के सफर पर निकलती हैं और प्योर लिजर्ड उनकी हाल की रचनाओं में से एक है। तो आखिर में सुजाता भट्ट की कविता हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है, एक ऐसा सवाल जो उनके पूरे काम का निचोड़ है। अगर हमारी भाषा ही हमारा घर है तो हम कैसे जिएंगे जब हम किसी और की जुबान बोल रहे हों? और आज की इस दुनिया में ये सवाल पहले से कहीं ज्यादा मायने रखता है।